दोस्तों हाजिर हूं एक और रिपोर्ट लेकर। चैनल रितेश लखी अनप्लग्ड की अपनी पिछली एक रिपोर्ट में मैंने जिक्र किया था अमेरिका आधारित अलगाववादी खालिस्तानी नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की कथित साजिश के मामले में उन आरोपियों के बारे में जिनके नाम उस सुपरसीडिंग इंडाइटमेंट यानी कि अभियोग पत्र में आए हैं, जिसे यूएस अटॉर्नी ऑफिस द्वारा अमेरिका न्यूयॉर्क की अदालत में दायर किया गया नवंबर 2023 और अक्टूबर 2024 को। यानी कि निखिल गुप्ता और विकास यादव का नाम उभरा, उसकी तस्वीर आई, निखिल गुप्ता की तस्वीर हम नहीं देख पाए। विकास यादव से संबंधित आपराधिक मुकदमा जिसके तहत उसे तकरीबन 4 साढ़े 4 महीने दिल्ली की तिहाड़ जेल में दिसंबर 2023 से लेकर मार्च अप्रैल 2024 तक रहना पड़ा, इसका भी हमने उल्लेख किया था। दोस्तों उसी रिपोर्ट में मैंने कहा था कि अगली रिपोर्ट में हम बात करेंगे हरदीप सिंह निज्जर हत्याकांड और भारत और कनाडा के बिगड़ चुके आपसी संबंध और इसके कुछ ऐसे फाइन नुआंसेस जो कि इस वक्त तवज्जो मांगते हैं। दोस्तों अपनी आज की इस रिपोर्ट में हम समझने का प्रयास यह करेंगे कि कनाडा की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी आरसीएमपी यानी कि रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस द्वारा जो खुलासे 18 जून 2023 को कनाडा के सरी में हुई हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के संदर्भ में किए गए हैं, तार जोड़े गए हैं इस हत्या की साजिश के भारतीय सीक्रेट एजेंट्स पर या उनसे जुड़े हुए लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर। आखिर इस पूरे के पूरे नैरेटिव में गलत क्या है और मिसिंग लिंक्स क्या हैं? दोस्तों दोनों तरफ अपने अपने हिसाब से प्रचार हो रहा है। अगर हम कनाडा की बात करें, वहां के सियासतदान, वहां की रूलिंग लिबरल पार्टी, वहां की सरकार, वहां के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और अब वहां की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज भी एक पॉलिटिकल नैरेटिव के तहत काम करना शुरू कर चुकी हैं। भारत में यह पॉलिटिकल नैरेटिव पिछले 1.5 साल से चल रहा है, जब से हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई। और इस हत्या से पहले पाकिस्तान में परमजीत पंजवड़ की हत्या की जाती है, उसके कुछ देर बाद अवतार सिंह खांडा की मौत हो जाती है इंग्लैंड में। लेकिन अलगाववादी विचारधारा रखने वाले इन खालिस्तानी 3 अलग-अलग नेताओं की 3 अलग-अलग मुल्कों में हुई मौतों, 2 केसेस में हुई हत्याओं के मामलों को जिस तरीके से भारतीय मीडिया में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने उछाला, यह कह कहकर शेखियां बगारी कि भारत की एजेंसी सीक्रेट एजेंसी रॉ किसी भी देश में किसी भी शहर में घुस के खालिस्तानियों को मार सकती है, नुकसान पहुंचा सकती है। बहुत ही पॉपुलर हमारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स थे उन पर इस तरीके की कमेंट्री बिना रोक टोक होती देखी गई। जब भारतीय मेन स्ट्रीम मीडिया में इस तरीके का प्रचार शुरू हुआ, अपनी सीक्रेट एजेंसियों की शान बढ़ाने के लिए इन आपराधिक वारदातों में एक संलिप्तता का इशारा किया गया था, उस वक्त भी मैंने एतराज उठाया था। क्या इन लोगों को मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के इस तबके को उस वक्त भारत सरकार द्वारा रोका नहीं जाना चाहिए था? दोस्तों 1-1.5 साल बीतने के बाद आज स्थिति क्या है? वही बातें जो वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और मेन स्ट्रीम भारतीय मीडिया कह रहा था, आज वही बात आरसीएमपी कह रही है, कैनेडियन गवर्नमेंट कह रही है, कैनेडियन पुलिस कह रही है और भारत उनसे सबूत मांग रहा है। अब बहुत से लोगों ने उस वक्त भी तर्क दिया कि अगर मीडिया में खड़ा होकर कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, कोई टीवी का न्यूज होस्ट और एंकर ऐसी बातें कर देता है तो इसे सीरियसली नहीं लिया जाना चाहिए। अब चालाकी और चपलता भरे तर्क जितने मर्जी दे दिए जाएं, लेकिन उस जिम्मेदारी से नहीं बचा जा सकता। ना ही ये मीडिया पर्सनालिटीज बच सकती हैं, ना ही वो सरकारें जिन्होंने इस तरीके की हल्की, ओछी और गैर जिम्मेदाराना कमेंट्री को कई कई महीने झेला, तब तक जब तक मामला बिगड़ नहीं गया। दोस्तों बहरहाल आज की रिपोर्ट इस विषय पर नहीं है। आज मैं कैनेडियन पक्ष की बात करना चाहूंगा और कैनेडियन पक्ष का मतलब कनाडा सरकार इस मुद्दे पर क्या राजनीति खेल रही है, क्या किसी लॉबी विशेष को केटर करने की कोशिश की जा रही है, आज हमें समझना यह है। क्योंकि एक डोमिनेंट नैरेटिव जो कि मैंने कनाडा के मीडिया में देखा, खास करके पंजाबी मीडिया, वहां पर इस घटना यानी कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की साजिश या इस हत्या को अंजाम देने वाले क्रिमिनल्स को इंडियन हिंदू गैंगस्टर्स कहकर बार बार संबोधित किया गया। और पिछले कई महीने से जब से लॉरेंस बिश्नोई की आपराधिक गतिविधियां अन्य कुछ मामलों में सामने आई, उसके बाद से इंडियन हिंदू गैंगस्टर टर्म का प्रचलन बढ़ा। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में भारतीय मीडिया में
सीसीज के डीप एसेट्स के रूप में खालिस्तानी तत्वों को परिभाषित किया जा रहा है। सो दोनों मुल्कों में नैरेटिव सेट हो रहे हैं और सबसे बड़ा दुखांत यह है कि गैंगस्टर्स अपना काम कर रहे हैं, पॉलिटिशियंस अपना काम कर रहे हैं, राजनेता अपना काम कर रहे हैं, राजनयिक अपना काम कर रहे हैं, सरकारें अपने अपने हिसाब से अपने अपने नैरेटिव्स को सेट कर रही हैं, मीडिया भी शायद उसी हिसाब से काम कर रहा है, लेकिन लोगों को वास्तविक तस्वीर कोई दिखाना नहीं चाह रहा है। ना तो कनाडा की कमियों को कैनेडियन मीडिया में चर्चा में लाया जा रहा है और ना ही भारतीय सरकार के और भारतीय तंत्र की कमियों को भारतीय मीडिया क्रिटिकली एग्जामिन करने की कोशिश कर रहा है। अब इस रिपोर्ट में मैं जिस पॉइंट को हाईलाइट या फोकस करना चाहता हूं वो ये है कि भारत सरकार कैनेडियन गवर्नमेंट से सबूत मांग रही है। 18 जून 2023 को सरी में हरदीप सिंह निज्जर की गई हत्या, उस हत्या में इन्वॉल्व 4 आरोपी जो कि इस साल मार्च अप्रैल के महीने में गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, इनसे पूछताछ की जाती है। मामले का ट्रायल शुरू हो चुका है, यानी कि मुकदमा चल रहा है। इस मामले में चार्जेस ले किए जा चुके हैं। तो इस स्टेज पर पहुंचकर इन हत्यारों या इन हमलावरों से जो भी मालूमात हासिल हुई है उसके आधार पर जो सबूत इकट्ठा हो पाए हैं कैनेडियन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, इस केस में आरसीएमपी या आईहिट जो कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, वो सबूत भारत मांग रहा है। वो सबूत जो कि भारतीय सीक्रेट एजेंसी या उसके सीक्रेट एजेंट्स को इस वारदात से जोड़े। अब यह बात तो अच्छी तरह से समझी जा सकती है कि आपराधिक इस वारदात यानी कि सरी में हुए निज्जर हत्याकांड मामले के जो सबूत होंगे वो तो अदालतों के सामने ही रखे जाएंगे, वहीं पर परतें खुलेंगी। लेकिन फिर अगला सवाल यह है कि अगर सभी चीजों को अदालतों के सामने स्पष्ट होना था तो प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो पिछले साल सितंबर में 2023 में देश की पार्लियामेंट में खड़े होकर किस आधार पर यह बयान दे रहे थे कि उनके पास क्रेडिबल एलिगेशंस हैं? इसका जवाब भी हम अपनी पिछली और उससे पहले की कुछ रिपोर्ट्स में दे चुके हैं। यानी कि अमेरिका का खुफिया तंत्र, मात्र और मात्र अमेरिका का खुफिया तंत्र ही था जो कि पैरेलली गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की कथित साजिश को लेकर एक अंडर कवर ऑपरेशन चला रहा था, जिसमें यह जानकारी निकलकर आई कि हरदीप सिंह निज्जर भी एक और संभावित टारगेट था जिसे कनाडा में खत्म करने की कोशिश की जा रही है। किसके द्वारा, यह चीज स्पेसिफाई इस इंडाइटमेंट, सुपरसीडिंग इंडाइटमेंट जो कि न्यूयॉर्क की अदालत में रखी गई, उसमें भी स्पष्ट नहीं हो पाई। इसके अलावा निज्जर की हत्या के तुरंत बाद कुछ ऐसे वीडियोस या तस्वीरें जो कि प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा ली गई, कुछ ही घंटों में वायरल हुई, वो पैरेलली गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की कथित साजिश के प्लॉट को लेकर जो अंडरकवर ऑपरेशन जारी था, उस ऑपरेशन के तहत पॉसिबली निखिल गुप्ता, विकास यादव और अंडरकवर और कॉन्फिडेंशियल सोर्स यानी कि इन 4 लोगों के बीच में से कुछ लोगों के बीच में एक्सचेंज हुए, जो कि आधार बना इस चीज को मानने का कि गुरपतवंत पन्नू का प्लॉट, उसकी हत्या की कोशिश जो कामयाब नहीं हो पाई, उसी के साथ कुछ और अलगाववादियों, खालिस्तानी नेताओं को टारगेट किया जाना था। लेकिन यह एक एजम्पशन, एक सपोजिशन है, एक सबूत नहीं है। यह भारत कहना चाह रहा है। दोस्तों, मिसिंग लिंक्स क्या हैं इस रिपोर्ट में हमें समझना पड़ेगा। आरसीएमपी यहां तक तो कह देता है कि बिश्नोई गैंग और लॉरेंस बिश्नोई गैंग इस वारदात में शामिल था, तो आरसीएमपी के पास इस बात को कहने का एक ठोस आधार है, तथ्य है। यह मैं मानकर इसलिए चल रहा हूं क्योंकि आरसीएमपी के पिछले हफ्ते किए गए इस खुलासे से कई महीने पहले मैंने वो खुलासा किया था जिसमें विनिपेग में हुए सुखदूल सिंह सुक्खा दुनेके और हरदीप सिंह निज्जर, इन दोनों हत्याओं में एक कॉमन शूटर, एक कॉमन हमलावर का जिक्र करते हुए मैंने दोनों आपराधिक वारदातों की कड़ियों को जोड़ा था, जिससे निष्कर्ष यह निकला था कि विनिपेग में सितंबर-अक्टूबर 2023 में हुई सुखदूल सिंह सुक्खा दुनेके की हत्या और हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को अंजाम देने वाले शूटर्स कॉमन थे। अब दोस्तों, उस वक्त तक आरसीएमपी ने लॉरेंस बिश्नोई की हरदीप सिंह निज्जर की हत्या से संबंधित कोई भी जानकारी किसी से भी साझी नहीं की। यह पहला मौका था, 1-1.5 हफ्ता पहले जब आरसीएमपी ने बिश्नोई गैंग की भूमिका का जिक्र किया। अब यह पहला मौका था जब एक आधिकारिक कैनेडियन जांच एजेंसी द्वारा गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग की कनाडा में घट रही आपराधिक वारदातों में संलिप्तता का जिक्र किया गया। और यह पहला ही मौका था जब इस गैंग की वारदातों को या इसकी गतिविधियों को भारत के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सीक्रेट एजेंट्स के साथ जोड़कर देखे जाने का प्रयास किया गया। यह वो माहौल था जब भारत और कनाडा द्वारा एक दूसरे के राजनयिकों को, डिप्लोमैट्स को एक्सपेल किए जाने का सिलसिला, दौर शुरू हो चुका था। तो क्या माना जाए कि आरसीएमपी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी
एक राजनीतिक दबाव में थी और खुद आरसीएमपी ने कहा कि एक अनयूजुअल स्थिति है, जबकि उसे एक जांच से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन को इस तरीके से मीडिया में डिस्कस करना पड़ रहा है। अब बारीकी से यहां समझने वाली बात यह है कि वो सबूत जिनकी मांग भारत सरकार कनाडा से कर रहा है, वो सबूत जो कि भारतीय सीक्रेट एजेंसी या उसके एजेंटों को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई या हरदीप सिंह निज्जर के हत्यारों से जोड़ते हैं, क्या वो सबूत हैं भी या नहीं? हवाला यह दिया जा रहा है कि अदालत में ट्रायल जारी है, मुकदमा चल रहा है, कोर्ट प्रोसीडिंग्स पर एक गलत असर ना पड़े, सो सबूतों को साझा नहीं किया जा सकता। लेकिन वो आरोप, वो एलिगेशन जो सितंबर 2023 में प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में खड़े होकर लगाए, जिनकी पुष्टि आरसीएमपी ने पिछले हफ्ते की, असल में वो सबूत हैं क्या? अब भारतीय सीक्रेट एजेंसी से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को जोड़ने वाला वो मिसिंग लिंक क्या है, ये मैं तो नहीं जानता। उम्मीद कैनेडियन अथॉरिटीज और वहां की खुफिया एजेंसी से की जानी चाहिए कि इसके बारे में जो भी जानकारी हो भारत सरकार के साथ साझी की जाए और अगर जरूरत पड़े तो पब्लिक भी उसको किया जाए। यही सबके हित में रहेगा। लेकिन मैं आज उस मिसिंग लिंक की बात जरूर करूंगा जिसके बारे में चर्चा कनाडा में नहीं हो रही, और यहां पर वो नुक्ता आता है जो कि इस पूरे घटनाक्रम को एक फिरकू रंगत देता है। दोस्तों, अमूमन मैं अपनी रिपोर्ट्स में मजहबी तअस्सुब का चश्मा जिसे हम कहते हैं, फिरकू चश्मों से आपराधिक वारदातों को देखने से गुरेज करता हूं। मैं नहीं मानता कि अपराधियों का, खास करके संगठित अपराध के तहत जो भी सरगना काम करते हैं, चाहे वो लॉरेंस बिश्नोई हो, चाहे कोई और गैंग हो, कोई भी क्रिमिनल किसी वारदात को करता है, उसके पीछे उसके अपने मुफाद, अपने कारण रहते हैं। किसी भी आपराधिक घटना या वारदात को कम्युनल नजरिए से देखना तब तक जायज या मुनासिब नहीं है जब तक इसके ठोस आधार या प्रमाण स्थापित हो चुके हों। अक्सर इस तरीके की कवायद किसी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन को मिसलीड करने का काम कर सकती है और जांच अधिकारियों पर एक नाजायज अनड्यू दबाव भी बन सकता है, जो कि पॉसिबली इस केस में हो रहा है। जिस तरीके का पॉलिटिसाइजेशन, राजनीतिकरण हो चुका है, भारत और कनाडा के संबंध बिगड़ चुके हैं, जांच एजेंसियों को ना चाहते हुए भी इन बातों के बारे में वो खुलासे करने पड़ रहे हैं जो कि उस समय के चल रहे पॉलिटिकल नैरेटिव को सूट करते हों। सो दोस्तों, इन बातों से आगे बढ़ते हुए मैं उन मिसिंग लिंक्स पर आना चाहूंगा जो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट हैं, और इस क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के नजरिए से सिर्फ हरदीप सिंह निज्जर की हत्या जून 2023 की इस वारदात ही नहीं, बल्कि इससे कुछ महीने बाद मैनिटोबा, एक और कनाडा का प्रोविंस जहां के शहर विनिपेग में सुखदूल सिंह सुक्खा दुनेके, एक और नोटोरियस गैंगस्टर जिसका कत्ल कर दिया गया, दिन दहाड़े गोलियां मार दी गई। और सबसे बड़ी बात यह थी, मैं अपनी आज से कई महीने पहली बनाई गई रिपोर्ट्स में इस चीज का दावा भी कर चुका हूं, इस चीज को क्लेम भी कर चुका हूं कि विनिपेग की उस वारदात को अंजाम दिया गया गैंगस्टर गोल्डी ब्राड द्वारा, जो कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम करता है। गोल्डी ब्राड खुद अमेरिका से कनाडा आया उस दिन जिस दिन सुक्खा दुनेके का कत्ल किया गया। एक और शूटर जो कि उन्हीं 4 शूटर्स या आरोपियों में से एक है जिन्हें इस साल कुछ महीने पहले हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया है, यानी कि करणप्रीत औजला। इस व्यक्ति और एक और हमलावर के साथ गोल्डी बराड़ खुद विनिपेग में एक गाड़ी में बैठकर जाता है। सुखदूल दुनेके का कत्ल उसके घर में घुसकर करने के बाद इन तीनों के मौका वारदात से भागते हुए की इस वीडियो ग्राफ को मैंने आज से कई महीने पहले शेयर किया था, और यही आधार बना था इन दो घटनाओं की कड़ियों को आपस में जोड़ने का, यानी कि हरदीप सिंह निज्जर और सुखदूल सिंह दुनेके दोनों ही हत्याओं में एक कॉमन शूटर था, और दोनों वारदातों को अंजाम दिलाने में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के मेन कनाडा नॉर्थ अमेरिका हैंडलर गोल्डी ब्राड की सबसे अहम भूमिका है। जो 4 मुल्जिम आरोपी गिरफ्तार किए जाते हैं, जिनमें से 2 शूटर रहते हैं, और उनका मास्टरमाइंड गोल्डी ब्राड, सतविंदर जीत सिंह गोल्डी ब्राड, और ये 4 मुल्जिमों के बारे में खुलकर बात कैनेडियन मीडिया में या किसी भी नैरेटिव के तहत क्यों नहीं की जा रही? क्या इसका कारण यह है कि इन 5 लोगों, गोल्डी ब्राड और 4 इन लोगों का धर्म समुदाय हिंदू नहीं है?
यही वो बारीक पॉइंट है जिसे समझने की जरूरत है। दो हत्या की वारदातें कनाडा में होती हैं। दोनों हत्याओं की वारदातों में जो मॉड्यूल्स, जो क्रिमिनल्स, जो गैंगस्टर्स इस्तेमाल किए जाते हैं और उनका मेन हैंडलर और मास्टरमाइंड जो कि अमेरिका और कनाडा के बीच अंदर आ जा रहा है, खुल के वो अपनी आपराधिक वारदातों को निज्जर की हत्या के कुछ महीने बाद भी अंजाम दे पा रहा है। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के पार्लियामेंट में खड़े होकर दिए गए बयान जिस वक्त तक कनाडा की जांच एजेंसियों को अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने बता दिया था, क्योंकि निखिल गुप्ता के 30 जून 2023 को चेक रिपब्लिक में गिरफ्तार किए जाने की जानकारी तो किसी के पास भी नहीं थी। लेकिन कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने 2 महीने पहले सितंबर में पार्लियामेंट में खड़ा होकर बयान दिया, वो भी अमेरिका की जांच या खुफिया एजेंसियों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर, पॉसिबली इंडिपेंडेंट अपने स्तर पर उनके पास सबूत थे। इस चीज की गुंजाइश कम लग रही है। लेकिन यहां पर इस बयान से कुछ ही दिन बाद विनीपेग में एक और कत्ल कर दिया जाता है उसी गैंग द्वारा जो कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में इन्वॉल्व था। सो दो वारदातें बैक टू बैक कुछ महीने में हो जाती हैं और इन आपराधिक वारदातों को अंजाम दिलाने वाले जो मुलजिम गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जो मास्टरमाइंड अभी भी भगौड़ा है, जिसने भारत में भी जघन्य आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया है, यानी कि गोल्डी बराड़, उसका जिक्र इस पूरे नैरेटिव में कहीं नहीं है। दोस्तों, यह हैरानी की बात है कि भारत की जेल में बैठे हुए गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के बारे में उसका नाम लेकर आरसीएमपी ने उसको संबोधित कर कर भारतीय एजेंट्स के साथ तो जोड़ा, लेकिन कोई भी उल्लेख, कोई भी जिक्र सतविंदर जीत सिंह गोल्डी बराड़ या उससे जुड़े हुए अन्य आरोपियों के संदर्भ में नहीं था। इसे अगर राजनीति ना माना जाए, कम्युनल लाइंस पे की जा रही पॉलिटिक्स ना कहा जाए, तो फिर क्या कहा जाए? भारत में एक हिंदू डॉन के उभार की जो शेखियां यहां के सोशल मीडिया में कुछ फूहड़ किस्म के कमेंटेटर्स पिछले 1-1.5 साल से करते आए हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया के एंकर्स और चैनल्स भी छातियां पीट पीट कर अपनी इस कथाकथित बहादुरी की बातें और उनकी कहानियां लोगों को मसाला लगा लगा कर बताते हैं। सो डी कंपनी दाऊद इब्राहिम को चुनौती देने वाले हिंदू डॉन गैंगस्टर्स के उभार का नैरेटिव भारत में मीडिया से लेकर हर जगह हाथों हाथ बिक रहा है। लेकिन इस हिंदू डॉन के आगे एक इंडियन नाम का शब्द और जोड़ दिया गया, इंडियन हिंदू डॉन या गैंगस्टर, जिसका उल्लेख हम कैनेडियन मीडिया में हरदीप सिंह निज्जर, एक सिख अलगाववादी की हत्या के संदर्भ में सबसे सुन रहे हैं। आरसीएमपी उसके बारे में बोल रही है, लेकिन चुप है उस मास्टरमाइंड के बारे में, उस हैंडलर के बारे में जो असल में आकर कनाडा की धरती पर खुद आपराधिक वारदातों को अंजाम दे चुका है। अभी एक ही दिन पहले बयान आया है कनाडा से एक्सपेल या भारत द्वारा रिकॉल किए जा चुके हाई कमिश्नर संजय कुमार वर्मा का, जिन्होंने कहा है कि गोल्डी बराड़, सतविंदर जीत सिंह गोल्डी बराड़ का नाम कनाडा के मोस्ट वांटेड अपराधियों की लिस्ट से बाहर किया गया है। इसके लिए उन्होंने 2 कारणों का जिक्र किया है, लेकिन दोस्तों यह भी एक मिसलीडिंग नैरेटिव है। आई वुड लाइक टू सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट। अब संजय कुमार वर्मा कह रहे हैं कि मोस्ट वांटेड लिस्ट से सतविंदर जीत सिंह गोल्डी बराड़ को बाहर करने का कारण क्या है। दोस्तों, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है इस चीज को समझना। मैं आपको पहले तो यह बताना चाहूंगा कि जो बोलो प्रोग्राम है, एक मोस्ट वांटेड कैनेडियन अपराधियों की लिस्ट हर साल रिवाइज की जाती है। एक गैर सरकारी संस्था जैसे क्राइम स्टॉपर्स है, वैसे ही बोलो प्रोग्राम है। पिछले साल 2023 में मई के महीने में गोल्डी बराड़, सतविंदर जीत सिंह गोल्डी बराड़ का नाम बोलो इस लिस्ट में कनाडा के मोस्ट वांटेड अपराधियों की श्रेणी में शुमार किया गया था। उस रिपोर्ट को भी तब मीडिया में उठाया गया था। लेकिन इस साल जून के महीने में जो लिस्ट बोलो की रिवाइज की गई, कनाडा के 25 वांछित मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स, उस सूची में सतविंदर जीत सिंह गोल्डी बराड़ का नाम नहीं था। अब इसके पीछे संजय कुमार वर्मा 2 कारण मानते हैं। या तो गोल्डी बराड़ पकड़ा जा चुका है और उसे भारत के हवाले किया जाएगा, या फिर जानबूझकर उसके नाम को इस लिस्ट से गायब किया गया है। अब भारतीय राजनयिक को अपनी सोच को रिवाइज कर कर यह समझने की जरूरत है कि इन 2 संभावनाओं जिनका जिक्र उन्होंने किया, उसके अलावा एक तीसरी संभावना यह है कि गोल्डी बराड़ कनाडा में ना होकर किसी ऐसे मुल्क में पहुंच चुका है जो कि कैनेडियन डोमेन से बाहर है। जाहिरी तौर पर कनाडा की मोस्ट वांटेड लिस्ट में उसका नाम ना होने का बड़ा कारण यह हो सकता है, और है भी कुछ हद तक, जिसकी जानकारी न सिर्फ कैनेडियन सीक्रेट एजेंसीज और
लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को है, बल्कि भारतीय सीक्रेट एजेंसीज को भी है कि गोल्डी बराड कनाडा में ना होकर नॉर्थ अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स में हो सकता है, वो यूरोप में हो सकता है, दुनिया के किसी भी और मुल्क में हो सकता है, लेकिन कनाडा में वो इस वक्त नहीं है। और इस चीज का सबसे पहला अंदाजा या इशारा तब हुआ था जब गोल्डी बराड ने अपने नाम से ब्रैम्पटन में कुछ शूटिंग की घटनाओं और वारदातों को ओन अप किया था, यानी कि उसने जिम्मेवारी ली थी। एक वीडियो जारी हुआ था, आपको याद होगा कि मैंने एक रिपोर्ट बनाई थी कि भारत के पंजाब आधारित दो गैंगस्टर गोल्डी बराड और लक्की पटियाल, एक ही रिपोर्ट में मैंने उल्लेख किया था कि कनाडा की धरती पर हो रही एक्सटॉर्शन की वारदातों में दोनों गैंगस्टर गोल्डी बराड और लक्की पटियाल के नाम उभरने शुरू हुए हैं कई सालों के बाद। सो गोल्डी बराड कनाडा की धरती पर अब आपराधिक वारदातों में इन्वॉल्व है, पहले भी था, लेकिन इसका जिक्र क्यों खुलकर नहीं किया जा रहा था या अब भी किया जा रहा आरसीएमपी द्वारा, यह तो आरसीएमपी ही बताएगी। लेकिन कहीं ना कहीं लोकल डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, जिसका जिक्र अक्सर किया जाता है, प्रभावित कर रही है इस मामले की जांच को भी, और इस मामले को जिस नजरिए से देखने की कोशिश की जा रही है, जिन नैरेटिव्स के तहत इस पूरे प्रकरण को देखा जा रहा है। इंडियन हिंदू डॉन गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई जेल से बैठकर कनाडा में एक आपराधिक वारदात, एक नहीं दो आपराधिक वारदातों को करवाता है, और जिन हैंडलर्स और जिन अपने सरगनाओं की मदद से इन आपराधिक वारदातों को अंजाम दिलवाया जाता है, उन लिंक्स या उन कड़ियों के बारे में आरसीएमपी या कनाडा के मीडिया में जिक्र तक नहीं होता। यह बहुत ही हैरानी की बात है, आश्चर्य की बात है। सो इस रिपोर्ट और विश्लेषण का लब्बो-लबाब यह निकलता है कि फिरकू चश्मे लगाकर आपराधिक वारदातों को देखने की प्रवृत्ति को बंद किया जाए। अपराधी, संगठित अपराध में इन्वॉल्व क्रिमिनल्स अपने मुफादों के कारण अपराध की वारदातों को अंजाम देते हैं, पीछे बड़ी साजिशें रहती हैं। वो साजिशें किसी देश की सीक्रेट एजेंसीज द्वारा अंजाम दिलवाई गई या फिर कुछ ऐसी शक्तियों द्वारा जिनके हित, जिनके मुफाद गुप्त रहें और उन पर चर्चा कभी ना हो। इसके पीछे के कारणों और गहराई तक जाना जांच एजेंसियों का काम है। जांच एजेंसियों के हाथ में अगर पुख्ता ठोस सबूत आते हैं तो जिक्र किया जाए। जिन नैरेटिव्स में बंटकर आज कनाडा और भारत का समाज एक ही आपराधिक घटना को देख रहा है, देखना चाह रहा है, और हमारा मीडिया, हमारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, जिसे कहते हैं कि आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, वो एक गलत नजरिया है। दो आपराधिक घटनाओं का मैंने उल्लेख किया, जिक्र किया, इसमें एक ही गैंग की भूमिका, लेकिन सतह पर, जमीन पर अपराध करने वाले क्रिमिनल्स का, उनके हैंडलर्स का, सरगनाओं का जिक्र तक इसलिए नहीं क्योंकि उनका फिरका, उनका धर्म वो नहीं है जिस नैरेटिव के तहत कनाडा में इस वक्त राजनीति होती हुई हम देख रहे हैं। भारत में राजनीति का स्तर क्या है, भारत में नैरेटिव का स्तर क्या है, वो तो हमने पिछले साल उसी वक्त देख लिया था जब मेजर गौरव आर्या जैसे लोग डींगे मारकर, शेखियां बगारकर अपनी खुफिया एजेंसियों द्वारा सैन फ्रांसिस्को के माफिया को भाड़े पर हायर कर कर लाखों लाखों मिलियन मिलियन डॉलर देकर खालिस्तानी नेताओं को निशाना बनाए जाने की बातें छातियां ठोक कर रहे थे, और उन्हें रोकने टोकने वाला कोई नहीं था। बहरहाल दोनों अलग अलग मुल्क है, वहां भी राजनीति हो रही है, यहां भी राजनीति हो रही है। वहां की जांच एजेंसियां, यहां की जांच एजेंसियां दुविधा में भी हैं और अपने अपने पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन जिसे कहते हैं, राजनीतिक जो ताना बाना है, उसी के हिसाब से चलने के लिए मजबूर है। अपराधियों की, क्रिमिनल्स की, गैंगस्टर्स की अपनी दुनिया है, वो अपने तरीके से अपना काम कर रहे हैं। दुविधा इस चीज की है, और दुखांत यह है कि निज्जर की हत्या का मामला तो बन गया एक अंतरराष्ट्रीय विवाद और दो मुल्कों में आपसी झगड़े का कारण, लेकिन सुखा दुनेके का एक और जघन्य हत्याकांड स्थानीय चर्चा का भी कारण नहीं बन पाया, क्योंकि इस हत्याकांड से जुड़ी हुई कोई बड़ी कहानी, कोई पॉलिटिकल नैरेटिव नहीं था जिसमें यह कांड फिट बैठता। तो दोस्तों, आज की इस रिपोर्ट पर अगर आपके भी कोई विचार या टिप्पणी है तो आप जरूर कीजिए। उम्मीद करूंगा कि बोलो प्रोग्राम से गोल्डी बराड के नाम को क्यों हटाया गया, इस मुद्दे पर भी आपकी समझ बन पाई है, क्लियर हो पाई है, क्योंकि इस तरीके के कमेंट्स कुछ और वीडियोस में मैं देख पा रहा था। लोग कह रहे थे कि गोल्डी का नाम कनाडा ने ड्रॉप किया है। नाम ड्रॉप होने की वजह कनाडा सरकार की कोई गलती नहीं है, बल्कि ये नाम ड्रॉप इसलिए किया गया हो सकता है कि गोल्डी बराड की मौजूदा लोकेशन कनाडा में है ही नहीं।
एक और रिपोर्ट के साथ फिर होगी मुलाकात। जल्दी फिर मिलते हैं। धन्यवाद।